नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और घर बैठे इस लॉकडाउन में भी पढ़ाई को भरपूर एंजॉय कर रहे होंगे। मैं ब्रिजेश मौर्य एक बार फिर से अथर्व सक्सेस पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम लोग प्राचीन इतिहास पढ़ रहे थे और इसके क्रम में हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल को पढ़ चुके हैं। हमने प्राग ऐतिहासिक काल को पाषाण काल के अधीन 3 भागों में बांटकर पढ़ा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अब हम पढ़ने वाले हैं आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो आद्य ऐतिहासिक काल क्यों कहा जाता है इसको, तो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया ऐसा काल जिसमें जिस घटना के लिखित साक्ष्य तो हो परंतु आज तक उनको पढ़ा ना गया हो, ऐसी घटनाओं को हम क्या कहेंगे, आद्य ऐतिहासिक काल। और इसमें हम 2 के बारे में पढ़ेंगे, एक सिंधु सभ्यता और दूसरी वैदिक सभ्यता। तो सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता सबसे पहले हम बात करते हैं कि सभ्यता की खोज कैसे हुई। ठीक है, तो आपको 1857 की क्रांति याद होगी। याद करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि 1856 ईस्वी में, कब, 1856 ईस्वी में लाहौर से कराची तक, कहां से, लाहौर से कराची के बीच में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। ठीक है, कि मध्य रेलवे लाइन का निर्माण हो रहा था। रेलवे लाइन का निर्माण हो रहा था और इस रेलवे लाइन के निर्माण का जो कार्य था, जो सौंपा गया था निर्माण कार्य, वो किसे दिया गया था, जॉन प्लस विलियम। जॉन प्लस विलियम, असल इन दोनों को ना एक साथ में बर्टन बंधु कहते हैं। क्या कहते हैं, बर्टन बंधु। ठीक है, बर्टन बंधु कहते हैं। तो एक छोटी सी कहानी है, मैं इसको आपको सुनाता हूं। ठीक है, पहले इस कहानी को समझे, इसके बाद हमें समझ में आएगा कि यह सिंधु सभ्यता क्या थी। ठीक है, तो कहानी कुछ यूं है कि जब ये रेलवे लाइन निर्माण का कार्य चल रहा था, जॉन और विलियम के अंतर्गत, जिन्हें हम बर्टन बंधु कहते हैं, तो इनके जो कर्मचारी थे उनको इस रेलवे लाइन के मार्ग में कुछ विचित्र तरह की चीजें मिल रही थी। ठीक है, तो जो विचित्र तरह की चीजें मिल रही थी, इसकी सूचना उन मजदूरों ने इनको दी, जॉन और विलियम को। तो इन्होंने ये जानते तो थे ही कि पहले से हम यहां भारत में आए थे, तो यहां पर राजा महाराजा निवास करते थे। तो ये जो विचित्र तरह की चीजें थी, हो सकता है कि कोई हवेली हो, तो हवेली होगी तो खजाना भी होगा, और यदि खजाना है तो खजाने को खोजते हैं फिर। और इसी तरीके से खजाने की खोज में ये लग गए, जॉन और विलियम मजदूरों को लेकर के। ठीक है, लगातार ये खुदाई निर्माण का कार्य करवा रहे थे, लेकिन इन्हें कोई सफलता हाथ नहीं लग रही थी ना। इसी बीच में कुछ विचित्र तरह की चीजें मिल रही थी
और जब विचित्र विचित्र तरह की चीजें मिल रही थी। तो आगे जब हम पढ़ेंगे कि 1899 ईस्वी से 1905 तक, 1905 ईस्वी तक किसका शासन था? लॉर्ड कर्जन का। लॉर्ड कर्जन। जब हम आगे इतिहास पढ़ेंगे, आधुनिक इतिहास, भारत के गवर्नर एवं गवर्नर जनरल, तब लॉर्ड कर्जन का नाम आएगा। और लॉर्ड कर्जन के ही शासनकाल में 1904 ईस्वी में, कब? 1904 ईस्वी में भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, भारतीय, इसका नाम था भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का गठन किया गया। और इसके अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे जॉन मार्शल। कौन? जॉन मार्शल। ठीक है, जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष थे। और इन्हीं के अंतर्गत कुछ भारतीय पुरातत्ववेत्ता जैसे कि दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, माधव स्वरूप वत्स और एक अंग्रेज पुरातत्ववेत्ता मार्टिन व्हीलर, ये सभी लोग जॉन मार्शल के अंतर्गत कार्य कर रहे थे और जो अलग अलग समय में चीजें मिल रही थी उनका अध्ययन कर रहे थे। ठीक है, पर अभी भी कुछ ऐसा हाथ नहीं लगा जिससे ये कह सके कि यहां पर कोई सभ्यता निवास करती थी, यहां पर कोई इंसान निवास करता था। ठीक है, आगे हम जानते हैं कि कब इनको पहली सफलता हाथ लगी थी। सफलता कोई हाथ लगी नहीं, तो कब लगी थी पहली सफलता इनके हाथ? 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी, पूरा नाम दयाराम साहनी के हाथ पहली सफलता लगी और उन्होंने पहले नगर का खोज किया, हड़प्पा नगर। किस नगर के रूप में पहला नगर खोजा गया? हड़प्पा नगर के रूप में। ठीक है, हड़प्पा नगर की खोज की इन्होंने। और इसी वजह से सिंधु सभ्यता का जो दूसरा सबसे प्रचलित नाम मिलता है वो हड़प्पा नगर मिलता है। ठीक है, यदि हम इसके नामकरण की बात करें कि नामकरण कौन कौन और कब कब किया, तो इसका नाम हड़प्पा किसने रखा था? दयाराम साहनी ने। ठीक है, इसका नाम सिंधु सभ्यता, क्या नाम? सिंधु सभ्यता किसने रखा था? जॉन मार्शल ने। इसका दो चर्चित नाम मिलता है, एक नाम सिंधु सभ्यता और दूसरा नाम हड़प्पा। प्रश्न पूछा जाए कि हड़प्पा का नामकरण, हड़प्पा सिंधु सभ्यता का नाम हड़प्पा किसने रखा था? तो दयाराम साहनी ने। और सिंधु सभ्यता किसने नामकरण किया? तो जॉन मार्शल ने किया था। ठीक है, कब किया था? 1924-25 ईस्वी में। ठीक है, 1924-25 ईस्वी में इसका नाम हड़प्पा रखा गया। दूसरा, यदि हम बात करें कि सर इसका विस्तार कहां कहां है, ये कहां कहां पाया गया है इसके नगर। ठीक है, तो इसका विस्तार भारत में है, भारत, पाक अर्थात पाकिस्तान, और कहां है? अफगानिस्तान, अफगान में है।
ठीक है। यदि प्रश्न पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक विस्तार कहां है, ऑप्शन में वो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, तो आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान। सर्वाधिक विस्तार कहां है? पाकिस्तान। ठीक है, सर्वाधिक कहां है? सर्वाधिक है। न्यूनतम कहां है? तो अफगान में। यहां पर क्या है? न्यूनतम है। और न्यूनतम कितने हैं? मात्र 2 स्थल, मात्र 2 स्थल मिले हैं अफगानिस्तान में। ठीक है, अफगानिस्तान में सबसे न्यूनतम स्थल मिले हैं। और कितने स्थल मिले हैं? मात्र 2 स्थल। ठीक है, मुंडिगो और सोर्तबुई। ठीक है, सर्वाधिक कहां मिले हैं? तो आधुनिक पाकिस्तान में। कभी कभी प्रश्न ऐसा आ जाता है उलझाने के लिए कि भारत में, प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा, भारत में सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो सर्वाधिक नगर कहां से मिले हैं? तो आप कहेंगे भारत में सर्वाधिक कहां है? तो आप कहेंगे गुजरात। ठीक है, भारत में सर्वाधिक कहां है? तो गुजरात कहेंगे आप। जरा अंतर ध्यान से समझिएगा। प्रश्न यदि प्रश्न के आगे लगा हो कि भारत में सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक नगर कहां से प्राप्त हुए? गुजरात से। प्रश्न हो कि सिंधु सभ्यता, कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, ठीक है, पर कंफ्यूज नहीं होना है आपको। भारत में पूछा जाए, प्रश्न के आगे लिखा हो, इत्मीनान से सुनिए, यदि प्रश्न के आगे लिखा हो कि भारत में सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक नगर कहां से खोजे गए, तो आप कहेंगे गुजरात से। यदि प्रश्न के आगे भारत ना लगा हो, सिर्फ ऐसा लिखा गया हो कि सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक नगर कहां से मिले हैं, तो आप कहेंगे पाकिस्तान से। ठीक है, सबसे कम कहां से मिले हैं? तो अफगानिस्तान से। अब हम एक एक स्थल देखते हैं इसका, बाकायदा हम इसको चित्र के माध्यम से दिखाएंगे। देखिए ये जो नदियां बनी हुई है, ये भारत का चित्र तो आप पहचान ही रहे हैं, ये पाकिस्तान है। ठीक है, इस नदी का नाम है सिंधु। यह है सिंधु नदी, यह है सतलज, ये ब्यास नदी है, ये रावी नदी है, ये चिनाब नदी है और ये झेलम नदी है। ठीक है, तो चूंकि ज्यादातर जब सारे नगर को आप विन्यासित करके देखा गया, जॉन मार्शल ने सारे नगर को विन्यासित करके देखा, तो पाया गया कि जो सबसे ज्यादा नगर है ना, वो चूंकि सिंधु नदी के किनारे बसे हैं, इसलिए जॉन मार्शल ने इसका नाम क्या रखा था? सिंधु सभ्यता रखा था। ठीक है, तो हम एक एक नगर की बात कर लेते हैं। यहां पर है एक नगर मांडा। कौन सा नगर है? मांडा। ठीक है, यहां पर एक नगर है मोहन जोदड़ो। मोहन जोदड़ो। ठीक है, रावी नदी, और रावी नदी के बाएं तट पर है यहां पर हड़प्पा। ठीक है, कौन सा नगर है? हड़प्पा। यहां पर है चनहुदड़ो। चनहुदड़ो। ठीक है, इधर साइड में है कोट दिजी। कोट दिजी। यहां है बालाकोट। बालाकोट। ठीक है, यहां पर एक नगर है सुतकांगेडोर। सुतकांगेडोर। यहां पर एक नगर मिला है, नाम मिलता है रंगपुर। लोथल। और गुजरात में ही तीसरा नगर है धौलावीरा। धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा हो गया।
महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में एक नगर मिला है, नाम मिलता है दाइमाबाद, दाइमाबाद। ठीक है। राजस्थान में नाम मिलता है इसका कालीबंगा, कालीबंगा। पंजाब में जो नगर मिला है वो मिला है रोपण, रोपण। ठीक है। यूपी में, यहां पर यूपी का जिला है मेरठ। कौन सा जिला? मेरठ जिला। और यहां पर मिला है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। ठीक है। तो इस तरीके से सिंधु सभ्यता के नगर विन्यास कुछ खोजे गए हैं। खोजे तो बहुत सारे गए हैं, उनमें से कुछ एक को मैंने चित्र के माध्यम से, इस मैप के माध्यम से आपको दर्शाने की कोशिश की है। ठीक है। आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। आगे यदि हम बात करें, देखिए प्रश्न कैसे पूछा जाएगा। इस चित्र में ही ढेर सारे प्रश्न के जवाब छिपे हुए हैं आपके। कैसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी नगर कौन सा है। ठीक है। तो मैप में आप जानते हो कि दाहिने साइड में क्या होता है? पूर्व होता है। बाएं साइड में क्या होता है? पश्चिम होता है। ऊपर की तरफ क्या होता है? उत्तर होता है। और नीचे की तरफ क्या होता है? दक्षिण होता है ना। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी नगर, आपको कुछ नहीं करना, मैप देखना है। अच्छा, सबसे पूर्वी नगर, ठीक है। तो हमें सबसे दाहिने की तरफ ढूंढना है। सबसे दाहिने नगर कौन सा दिख रहा है भैया? आलमगीरपुर। तो सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी नगर कौन सा हुआ? आलमगीरपुर। उसी तरह प्रश्न पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी नगर, पश्चिम मतलब सबसे बाएं तरफ हमें ढूंढना है। तो सबसे बाएं तरफ जो हम जाएंगे तो हमें कौन सा नगर मिला? सूतकांगेडोर। कौन सा नगर है? सूतकांगेडोर। फिर से सुनना, सबसे पूर्वी नगर कौन सा है? आलमगीरपुर। और सबसे पश्चिमी नगर कौन सा है? सूतकांगेडोर। उसी तरीके से यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए सबसे उत्तरी नगर कौन सा है, तो आप सबसे ऊपर देखोगे। सबसे ऊपर कौन सा नगर दिख रहा है? मांडा। सबसे उत्तरी नगर कौन सा हुआ? मांडा। और सबसे दक्षिणी नगर कौन सा हुआ? दाइमाबाद। ठीक है। आप इतना का स्क्रीनशॉट लो, हम आगे बात करेंगे। हो गया होगा। तो दूसरा प्रश्न मेरे भाई उठता है यहां से कि सिंधु सभ्यता का आकार, किस आकार में बसी हुई सभ्यता थी। तो यदि हम देखें तो सिंधु सभ्यता लगभग एक त्रिभुजाकार आकार में बसी हुई सभ्यता थी। कैसी थी? लगभग त्रिभुजाकार आकार में बसी हुई सभ्यता थी। यह भी प्रश्न आपका आता है कि सिंधु सभ्यता किस आकार में बसी हुई सभ्यता थी, तो हम कहेंगे त्रिभुजाकार आकार में बसी हुई सभ्यता थी। ठीक है। तो ये तो हो गया कि सिंधु सभ्यता किस आकार में बसी हुई सभ्यता थी, तो आप कहेंगे त्रिभुजाकार आकार में बसी हुई सभ्यता थी। ठीक है। इसके बाद पूछा जाए कि सर ये कितनी पुरानी सभ्यता है ना, तो इसके कई लोग कई बातें कहते हैं। यदि हम कालक्रम देखें, इसका क्या देखना है हमें? कालक्रम। तो कालक्रम के क्रम में यदि हम बात करें तो एनसीईआरटी कहती है कि ये 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व की सभ्यता है। पच्चीस सौ ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व की सभ्यता है, ऐसा एनसीईआरटी का कहना है। ये जो बहुत ज्यादा प्रमाणिक नहीं मानी गई। दूसरी जो बात करते हैं रेडियो कार्बन पद्धति, ये पहला कॉन्सेप्ट था। दूसरा रेडियो कार्बन पद्धति या रेडियो डेटिंग पद्धति कहते हैं इसको। ठीक है। इसमें कार्बन के जो 3 समस्थानिक होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14,
उनमें से कार्बन 14, किसका, कार्बन C14 का प्रयोग किया जाता है और कार्बन 14 का इस्तेमाल करके किसी भी जीवाश्म, चाहे वो जितना पुराना हो, उसकी उम्र का पता हम लगा सकते हैं। और इसकी खोज किसने की थी, रेडियो कार्बन पद्धति की खोज। ये भी प्रश्न बन सकता है आपसे कि रेडियो कार्बन पद्धति की खोज किसने की थी, तो विलियर्ड्स एफ विलियर्ड्स एफ लीरवी ने कब की थी, 1949 ईस्वी में। कब की थी, 1949 ईस्वी में। और रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार जो सिंधु सभ्यता का कालक्रम है वो है 2300 ईसा पूर्व, 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, जिसको काफी प्रामाणिक माना गया है। और इसके समर्थन में दो इतिहासकारों ने अपना मत दिया है कि हाँ, रेडियो कार्बन पद्धति प्रामाणिक है। उनमें से एक का नाम मिलता है डॉक्टर रोमिला थापर और दूसरे जो इतिहासकार का नाम मिलता है डीपी अग्रवाल का। ठीक है, उन दोनों के हिसाब से और विलियर्ड्स एफ लीरवी के हिसाब से ना इसका कालक्रम क्या है, 2300 से 1750 ईसा। अब बात आती है कि सर ये जो लोग थे जो सिंधु सभ्यता में निवास करते थे वो किस किस प्रजाति के थे, अर्थात सिंधु सभ्यता के निवासियों की प्रजातियां क्या थी, प्रजातियां ना। तो ये प्रजातियां मैं इसके लिए आपको कहूंगा प्रभु से अल्प मांगो, अल्प मतलब क्षमा, प्रभु से अल्प मांगो। तो इसमें प्रभु, प्र जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति के ये लोग थे। भू से भूमध्य सागरी, भूमध्य सागरीय या भूमध्य सागरीय को ही हम क्या कहते हैं, या द्रविड़, क्या कहेंगे इन्हें हम, द्रविड़ प्रजाति के लोग थे। भूमध्य सागरीय या द्रविड़ प्रजाति के लोगों को सिंधु सभ्यता का निर्माता कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, सिंधु सभ्यता का निर्माता कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न यदि आ जाए कि सिंधु सभ्यता का निर्माता किस प्रजाति को माना जाता है, तो आप ऑप्शन में या तो भूमध्य सागरीय होगा या चार प्रजातियां कौन कौन सी, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई, भूमध्य सागरीय या द्रविड़, अल्पाइन और मंगोलियन प्रजाति के लोग इस सिंधु सभ्यता के लोग माने जाते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। आगे के क्रम में कभी कभी प्रश्न कुछ यूं आ जाता है कि चार ऑप्शन दे देता है और पूछता है कि इनमें से कौन सा एक नगर पंजाब में नहीं है, या इनमें से कौन सा एक नगर बलूचिस्तान में नहीं है। कहने का मतलब है कि सिंधु सभ्यता में जो अलग अलग नगर अलग अलग जगहों पर पाए गए, अब हमें उनके विषय में डिटेल से जानना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम स्थान लिखेंगे और एक तरफ हम क्या लिखेंगे, पूरा स्थल। क्या लिखेंगे, पूरा स्थल ना, कि कहां से कौन से स्थल हमें प्राप्त हुए। तो जैसा कि मैंने कहा था अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से, जिसको हम अफगान कहते हैं, अफगानिस्तान से कौन कौन से स्थल मिले हैं, तो पूरा स्थल है मुंडिगो,
और सोर्तगोई। सोर्तगोई मैंने विस्तार में बताया था कि अफगानिस्तान में दो ही स्थल मिलते हैं सबसे न्यूनतम। कहां पर? अफगानिस्तान में। कौन कौन से हैं? तो मुंडिगो और सोर्तगोई। दूसरा स्थल जो मिलता है बलूचिस्तान में। कौन सा? बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान में ना। और बलूचिस्तान में कौन कौन से स्थल मिलते हैं? तो इसके लिए देखिए, मेरा सुबह का कुल्ला बलूचिस्तान में किससे करेंगे? डाबर पेस्ट से। ठीक है, तो मेरा सुबह का कुल्ला बलूच में डाबर। ठीक है, तो में से क्या हो गया? मेहरगढ़। में से क्या हो गया? मेहरगढ़। रा से राना घुड़ई। कई पुस्तकों में इसको राना दुड़ई भी लिखता है। सु से सुतका। सुतका गेडोर बलूचिस्तान में है। बा से बालाकोट। बालाकोट। का से क्वेटाधारी। क्वेटाधारी। कुल्ला से कुल्ली। और डाबर से डाबरकोट। डाबरकोट। ठीक है, तो ठीक है, तो बलूचिस्तान में कौन कौन से पूरा स्थल मिले हैं? मेहरगढ़, राना घुड़ई या इसको राना दुड़ई कहते हैं, सुतकांगेडोर, बालाकोट, क्वेटाधारी, कुल्ली और डाबरकोट। इतने स्थल कहां से मिले हैं? बलूचिस्तान से। अब बात करेंगे हम सिंध से। कहां से? सिंध जो कहां है? पाक में, अर्थात पाकिस्तान में। यहां से कौन कौन से स्थल मिले हैं? तो अली मोहन आ कोट पहनकर चनहुदड़ो जा। अली मोहन आ कोट पहनकर चनहुदड़ो जा। तो अली से क्या हुआ? अली मुराद। अली मुराद। ठीक है, मोहन से क्या हुआ? मोहन जोदड़ो। आ से क्या हुआ? आमरी। कोट से क्या हुआ? कोट दीजी। कोट दीजी। चनहुदड़ो से क्या हुआ? चनहुदड़ो। तो सिंध से कौन कौन से स्थल मिले हमें? अली मुराद, मोहनजोदड़ो, आमरी, कोट दीजी और चनहुदड़ो। ठीक है, आसानी से याद करने के लिए हम इस एक शब्द के रूप में याद करेंगे, अली मोहन आ कोट पहनकर चनहुदड़ो जा। ठीक है, तो अगला हम बात करेंगे पंजाब की। लेकिन पंजाब कौन सा? भारत वाला नहीं। अभी हम पंजाब बात करेंगे किसकी? पाक की, जो पाकिस्तान के कब्जे में। ठीक है, तो वहां रहमान ने हड़प्पा
में इस्माइल को जलील करा। ठीक है, रहमान ने हड़प्पा में इस्माइल को जलील करा। तो रहमान से क्या हो गया, रहमान ढेरी, रहमान डेरी। हड़प्पा से खुद हड़प्पा, इस्माइल से डेरा, इस्माइल खां। ठीक है, और जलील से क्या हुआ, जलीलपुर, जलीलपुर। ठीक है, तो प्रश्न है कि पाक अधिकृत पाकिस्तान में कौन कौन से स्थल हैं? तो रहमान डेरी, डेरा इस्माइल खान और जलीलपुर। अब बात आए कि पंजाब जो भारत में है वहां पर, तो आपको एक बात पता होगी कि हमारे पंजाब में ना, पंजाब के लोग बड़े ही खुशमिजाज किस्म के लोग होते हैं। जब इनको कोई खुशी व्यक्त करनी होती तो एक शब्द कहते हैं, ये चक दे फटे। क्या कहते हैं, चक दे फटे। रोस आया तो पंजाबी क्या बोलते हैं, चक दे फटे, चक दे फटे, चक दे फटे। कहां पर, बाड़े में। तो इसको यहां से कौन है, रोपण। स से क्या है, संगोल। चक दे फटे में क्या है, चक 86, चक 86। बाड़े में क्या है, बाड़ा। ठीक है, तो रोपण, संगोल, चक 86 और बाड़ा, ये पूरा स्थल कहां पर है, भारत वाले पंजाब में। ठीक है, अगला यदि हम देखेंगे तो पंजाब हो गया। अब पंजाब के ही बगल में एक राज्य है हमारा, कौन सा, हरियाणा। हरियाणा, तो हरियाणा में कौन कौन सा स्थल पाया गया, तो इसके लिए हम बताएंगे कि कुणाल, कुणाल ने मीठी राब बनाई, और कैसे जोड़ा, भर्र से। ठीक है, कुणाल ने मीठी राब बनाई भर्र, ऐसे याद करेंगे। तो कुणाल में ये खुद है, कुणाल एक पूरा स्थल है। मीठी में मीठा थल, मीठा थल। ठीक है, रा में तो रा से क्या है, राखी गढ़ी, राखी गढ़ी। ब से क्या है, बनावली। कई जगह इसको बनवाली भी कहा जाता है। और भर्र से क्या है, भर्राना, भर्राना। ठीक है, तो हरियाणा में कितने स्थल पाए गए, कुणाल, मीठा थल, राखी गढ़ी, बनावली और भर्राना। ठीक है, ये स्थल कहां पाए गए, हरियाणा में। हम आगे बात करेंगे। अगला स्थल होगा हमारा राजस्थान, राजस्थान। तो राजस्थान के लोग ना खतरनाक भी होते हैं और बड़े प्यारे भी होते हैं ना। तो यहां पर है बालाथल, बालाथल और कालीबंगा, कालीबंगा। अभी हम आगे चल करके एक एक के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, अगला हमारा आता है
उत्तर प्रदेश। अच्छा, उत्तर प्रदेश के लोग ना स्नेह करते हैं, बड़ा लगाव रखते हैं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति ने क्या कहा, आ बहू घर चल। क्या बोले, आ बहू घर चल। तो आ से क्या हुआ, आलमगीरपुर, ठीक है। ब से बड़ा गांव, और हु से क्या हुआ, हुलासनगर। तो उत्तर प्रदेश में सिंधु सभ्यता के मात्र 3 ही स्थल पाए गए, आलमगीरपुर, बड़ा गांव और हुलासनगर, ठीक है। अब हम बात करें जी गुजरात की। कहां की, गुजरात ना। तो यहाँ की लैंग्वेज, यहाँ की भोजन, ढोकला, फाफड़ा, ये सब बहुत पसंद, फेमस होती है ना। तो लो, क्या बोले, लो धौला रंग, रो गुजरात, सू देखो, सॉरी, लो धौला रंग रो प्रभाव, धौला रंग रो प्रभाव, गुजरात सु देखो, ठीक है। गुजरात सु देखो। तो लो से क्या हो गया, लोथल, ये क्या है, गुजरात में। धौला से क्या हो गया, धौलावीरा, ये क्या है, गुजरात में। रंग से क्या हो गया, रंगपुर, ये क्या है, गुजरात में। रो से क्या हो गया, रोजदी, ये कहां है, गुजरात में। प्रभास से क्या हो गया, प्रभास पतन, कहां है, गुजरात में, ठीक है। सु से क्या हो गया, सुरकोतदा, ये कहां है, गुजरात में, ठीक है। और देखो से क्या हो गया, देसलपुर, ये भी कहां है, गुजरात में। तो गुजरात में कौन कौन से स्थल मिले हैं, लोथल, धौलावीरा, रंगपुर, रोजदी, प्रभासपतन, सुरकोतदा और देसलपुर, ठीक है। ये स्थल हमें कहां से मिले हैं, गुजरात से। तो सॉरी दोस्तों, यहां पर औला लिख दिए हैं, ये धौला होगा, धौलावीरा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से भारत में जो एक एक स्थल या पाकिस्तान के जो एक एक स्थल हैं वो मैंने आपको लिखा दिए। भारत से ज्यादा आपसे प्रश्न पूछा जाता है, पाकिस्तान से कम प्रश्न पूछा जाता है ना। तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक एक नगर को बाकायदा, जैसे हड़प्पा नगर को पहले हमने हेडिंग डाला, तो हड़प्पा नगर के बारे में हम इन डिटेल, इन ब्रीफ सब कुछ पढ़ेंगे। इसके बाद मोहनजोदड़ो, इसी तरह से सुत्तागिंडो, मतलब एक एक नगर के बारे में हम लोग खूब डिटेल से पढ़ेंगे। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एक भी आपका डाउट बाकी ना रह जाए, ठीक है। और इसी क्रम में मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।